कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी गवर्नमेंट में 183 लोगों का इनकाउंटर हुआ, जिसमें 53 मुसलमान थे, जिसमें 53 मुसलमान थे। यानी ये तादाद 30% से ज्यादा है। उत्तर प्रदेश में हमारी आबादी 20% है, हमारा इनकाउंटर 30% है। ये नाइंसाफी नहीं है तो क्या है? अगर यही सवाल हम वक्त की हुकूमत से पूछते हैं तो समाजवादी का मुसलमान चपरासी कहता तुम बीजेपी की भी क्यों हो, इससे बीजेपी को फायदा है, कहते हैं ना। हम सवाल नहीं कर सकते। अरे हक बोलना हमारे खून में है। तुम गोलियां चलाओ, हमारे सीने हाजिर हैं, लेकिन हम वो नहीं है कि तुम्हारी गोलियों से डर करके हम बात को नहीं बोलेंगे, बोलेंगे। मेरे दोस्तों, अतीक 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 1 महीने से टेलीविजन पर यही चलता। योगी आदित्यनाथ जी आज से 3 दिन पहले सहारनपुर में खड़े होकर के जनसभा में कहा, उन्होंने शामली में खड़े होकर के कहा कि उत्तर प्रदेश से माफियाओं को मिट्टी में मिला दिया गया। योगी आदित्यनाथ जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि वो कौन से माफिया थे जो पुलिस की मौजूदगी में एक एमपी और उसके भाई को कैमरे के सामने, लाइट के सामने, पुलिस वालों की मौजूदगी में उसके हाथ में हथकड़ी और उसको पिस्टल से 18 गोलियां मार दी। वो कौन से माफिया थे? अगर अतीक अहमद माफिया थे, उनके भाई माफिया थे, तो क्या उसका फैसला गन करेगी या अदालत करेगी? हमारा देश हमारे देश के संविधान से चलेगा या योगी आदित्यनाथ जी, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं बड़े अदब और एहतराम से कि आपके पुलिस की गन से चलेगा? क्या हमारा देश की अदालतों में ट्रायल चलेगा या मीडिया के चैनलों में ट्रायल चलेगा? मीडिया ये तय करेगी कि कौन क्रिमिनल है, कौन क्रिमिनल नहीं है। आज एक मखसूस तबके को टारगेट किया जाता, ये क्रिमिनल है, क्रिमिनल है, क्रिमिनल। जिस तबके का ताल्लुक हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री से है, उस तबके के लोगों के घरों पर बुलडोजर कब चलेगा? आपका बुलडोजर सिर्फ हमारे घरों पर क्यों आ रहा है? आपने जो माफियाओं की लिस्ट जारी की, उसमें 70% माफिया आपके परिवार से ताल्लुक रखने वाले हैं। उनके घरों पर बुलडोजर कब? हमारे घरों पर बुलडोजर तो वक्त से पहले अदालत का फैसला नहीं आता, हमारा घर गिर जाता। FIR दर्ज होती है, हमको गोली मार दी जाती। अभी दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, ये जो आज नाइंसाफियां हो रही है, इन नाइंसाफियों के खिलाफ आपको और हमें लड़ना पड़ेगा। और वो लड़ाई जमहूरी तरीके से, संवैधानिक तरीके से हम लड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। और वो तरीका क्या है? हमें बुलेट की जरूरत नहीं है, हमें बैलेट की जरूरत है। किसी को भी तख्त पर बैठाना और तख्त पर लेटाना, ये आपका वोट तय करेगा। अब आपको बुलेट चलाने की जरूरत नहीं है, बैलेट से बादशाहों को बैठाया और उतारा जाता है। अगर इस नाइंसाफी के खिलाफ
हम मैदान अमल में आए, लोगों ने हमसे सवाल किया, कहा आप क्यों उत्तर प्रदेश में आ गए? नहीं आना चाहिए था। क्यों नहीं आना चाहिए था? क्या उत्तर प्रदेश किसी के अब्बा की जागीर है? क्या उत्तर प्रदेश हमारा नहीं है? क्या उत्तर प्रदेश आपका नहीं है? क्या आप किसी पार्टी के बधुआ मजदूर हैं? क्या हम किसी के गुलाम हैं? हम किसी के गुलाम नहीं है। अगर मजलिस उत्तर प्रदेश में आई है तो संविधान ने हमको वो राइट दिया है कि नाइंसाफी के खात्मे के लिए जमहूरियत में जमहूरी अंदाज से और जमहूरी तरीके से हम अपने सियासी प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर के अवाम के दरमियान से हम अपना नुमाइंदा चुन करके उत्तर प्रदेश की विधानसभा, हिंदुस्तान की लोकसभा, नगर पालिका के अंदर भेजाए ताकि तमाम लोगों के साथ इंसाफ हो। हमारा यही मकसद है। हमारा मकसद नाइंसाफी का खात्मा है। आता हूं भाई, सपा कांग्रेस आता हूं। इन्हीं लोगों ने तो हमारी जिंदगी को बर्बाद किया। आप वक्त दे दीजिए, इंशाअल्लाह सारे लोगों का एक्सरे पोस्टमार्टम होगा, आप परेशान ना हो। चमन भाई कह रहे कि समाजवादी, कांग्रेस, बसपा, अरे मालूम है सबको पंचर हो गई साइकिल, सब जानते हैं हाथी पागल है, सब जानते हैं पंजाब खूनी है, सब जानते हैं कि कमल कीचड़ में है। तो न कोई कमल की कीचड़ की उस गंदगी में जाना पसंद करेगा, न कोई पंचर साइकिल का इस्तेमाल करना चाहेगा, न बेलगाम सवारी का इस्तेमाल हमारे यहाँ हराम है। हमारे यहाँ बेलगाम अरे गल तो सूख गया, छोड़िए उसकी बात क्या करेंगे आप। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, खुदा की कसम अगर हमारे साथ नाम नहाद सेकुलर पार्टियों ने इंसाफ किया होता तो हम उत्तर प्रदेश में नहीं आते। लेकिन ना इंसाफी आपके हमारे साथ सताया, मारा हमें गया, इबादत गाहें हमारी तोड़ी गई। लेकिन जिन्हें हमने अपना कायद समझा, अपना लीडर समझा, एयर कंडीशन कमरों में बैठे रहे, कभी हमारे लिए इन्होंने आवाज नहीं उठाई। मेरा ताल्लुक किसी सियासी घराने से नहीं है। मेरे वालिद मोहतरम या मेरे दादा जान कोई एक एमपी या एमएलए या मिनिस्टर नहीं रहे, प्रधान भी नहीं रहे। मैं ताजिर का बेटा अगर आपके दरमियान में अपना सब कुछ छोड़ करके आया हूं तो खुदा की कसम जिंदगी का सिर्फ एक मकसद है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की अदालत में जब जाऊंगा तो कहूंगा कि अल्लाह जब तक दिया नाइंसाफी के खात्मे के लिए लड़ता रहा। यही मेरी जिंदगी का मकसद है। अगर आप ये समझ रहे हैं, मैं 2013 से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को लेकर के उत्तर प्रदेश की गली कूचों में दौड़ रहा हूं। मैंने आज तक मजलिस के झंडे के नीचे कोई इलेक्शन नहीं लड़ा। समझ कामयाब हो जाएंगे, मैं कामयाब हो गया, यही मेरी जिंदगी का मकसद। एक लीडरशिप खड़ी हो जाए, हम आपके नेता बनने नहीं, बैरिस्टर साहब आपके नेता बनने नहीं, बल्कि खुदा की कसम हम आपके दरमियान से नेता निकालने आए हैं। छोड़ो समाजवादी पार्टी की गुलामी को, छोड़ो बीएसपी की गुलामी को, छोड़ो कांग्रेस की गुलामी को। आओ मुत्तहिदा तौर पर एक शीशा खिलाई हुई दीवार की तरह ऐसे खड़े हो जाओ, कितनी भी आंधियां आ जाए, कभी भी उन आंधियों में पत्थर और दीवारें नहीं जाती, बल्कि उन आंधियों में, उन हवाओं में अगर कोई बहता है तो वो फल और पतवार बहते हैं। लोग कहते ना हवा का रुख देख करके जाएंगे, हवा में कौन बहता? वजनदार तो नहीं बहता ना, हवा में बहने वाले कौन? कागज है उड़ जाता है, कचरा है उड़ जाता है, प्लास्टिक है उड़ जाता है।
आप और हम तो हवा नहीं है ना, हम तो 313 के हजारों पर गालिब आए। हम कमजोर तो नहीं है ना, नहीं है मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों। अपने आप को कमजोर मत समझना। सबने हमें धोखा दिया, सबने हमें लूटा, हमारे वोट को बेवा का माल समझा, हमारे वोटों से हुकूमतें की, उनकी औलादें अमेरिका, लंदन, ऑस्ट्रेलिया में, हमारे इलाकों में हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल में। यही नाइंसाफी। जमहूरियत में नाइंसाफी के खिलाफ लड़ने के लिए सिर्फ एक रास्ता है, वो रास्ता सियासत का रास्ता। इसी रास्ते पे चल करके तुम अपनी हिफाजत, अपने घर की हिफाजत, अपने दीन की हिफाजत, मदारिस की हिफाजत, मसाजिद की हिफाजत कर सकते हो। आज से 3 दिन पहले दिल्ली के अंदर गाजीपुर में 56 साल पुरानी मस्जिद को तोड़ दिया गया, शहीद कर दिया गया। किसकी हुकूमत है दिल्ली में? अरविंद केजरीवाल की। चलो अब तो एमसीडी पर भी तो उसी का कब्जा है ना, अब तो मेयर भी तो उसी का है ना। तो ये जुल्म, ये ज़्यादती का खात्मा अगर आप चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, वो सियासत का रास्ता है। जाओ हैदराबाद घूम करके आओ, जाओ एक मरतबा जा करके देख के आओ। जो आजादी आपको, आपके समाज को हैदराबाद में मिलती है, मैंने पूरे हिंदुस्तान के हर शहर को देखा है कमोबेश, मैंने वो आजादी नहीं देखी। रात को 3 बजे मेरी बहन या बेटी स्कूटी से सड़कों पे जाए, किसी माँ के लाल के अंदर हिम्मत नहीं है कि मेरी बहन की तरफ आंख उठा करके देखे। और आज यहां अगर हम ट्रेन में सफर कर रहे हैं, महफूज नहीं है। अगर हम बस में सफर कर रहे हैं, महफूज नहीं है। हमारे घर की हांडियों तक को चेक कर लिया जाता है, हमारे हाथ के थैले को चेक कर लिया जाता है। ये हालात हमारे क्यों है? कभी आपने सोचा नहीं? क्योंकि आपने बीजेपी को हराने के लिए सिर्फ वोट डाला। अगर आपने अपने हालात में तब्दीली नहीं लाई, हमारी तो गुजर गई, लेकिन हमारे आने वाले बच्चों का मुस्तकबिल क्या होगा, कभी आपने सोचा? नहीं सोचा मेरे दोस्तों। मैं आपसे बस यही अपील करने आया हूं, यहां कांग्रेस पार्टी के भी एक उम्मीदवार है। आप बताओ मुझे कि बाबरी मस्जिद का ताला किसकी हुकूमत में खुला? किसकी हुकूमत में खुला? किसकी हुकूमत में? 1980 मुरादाबाद के अंदर गोलियां चलाई गई ईद के रोज ईदगाह में, अनऑफिशियल 500 लोगों को ईद के रोज शहीद किया गया। किसकी हुकूमत थी? हाजीपुरा के अंदर 47 नौजवानों को पीएससी की वैन में डाल करके गाजियाबाद की झंझनेर में ले जाकर के गोली मारी गई। किसकी हुकूमत थी? बाबरी मस्जिद के अंदर मूर्ति रखी गई, किसकी हुकूमत थी? मंदिर का शिलान्यास किया गया, किसकी हुकूमत थी? बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया, किसकी हुकूमत थी? क्या सलमान खुर्शीद ने नहीं कहा था अलीगढ़ में कि कांग्रेसियों के कुर्तों पर, हमारे कपड़ों पर मुसलमानों के खून के धब्बे हैं? क्या नहीं कहा था? ये खूनी पंजा, हमने टिकट नहीं दिया, आप हमारे साथ रुकते, लेकिन आपको तो नशा है, आपको बीजेपी भी देती थी, आप उससे भी लड़ जाते, क्योंकि आप पूरा फुल नशे में, आप फुल नशे में। आरएसएस को पालने वाली पार्टी का नाम कांग्रेस पार्टी है, आरएसएस को दूध पिलाने वाली पार्टी का नाम कांग्रेस पार्टी है। 100 से ज्यादा एमपी इस वक्त बीजेपी में है, वो कांग्रेस पार्टी के हैं। क्या मेरी बात गलत? हजरत हमारे साथ रुक जाते,
माशाअल्लाह चेहरा नूरानी, आप भी बड़े खूबसूरत। 2 बार मैं आपके घर पे भी गया। एक बार गया तो खैर चाय मिली भाई के पास, दोबारा आप बुलाए घर पे पहुंचा तो घर से ही आप गए।